नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। देहरादून में नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक बैठक का हुआ आयोजन। खेत में चारा लेने गए व्यक्ति पर जंगली जानवर ने किया हमला। हमले में घायल व्यक्ति का नागरिक चिकित्सालय खटीमा में चल रहा है इलाज। कनेडी कालेशन मंदिर में मां भगवती और मां काली की भव्य रथ यात्रा साथ 4 दिवसीय देवी महोत्सव का हुआ समापन। पूर्व भाजपा विधायक फड़तियाल ने जिला पंचायत टिकट वितरण को लेकर दिखाए बागी तेवर। भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी बेटी। लोहाघाट की गरमाई राजनीति। मेयर का चुनाव लड़ चुके ललित जोशी ने नगर निगम में अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर लगाए गंभीर आरोप। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की ऊंचा पुल हल्द्वानी स्थित केंद्रीय प्रसंस्करण सेल का विधिवत उद्घाटन। हल्द्वानी में निर्माण कार्य को लेकर डीएम विजिट। रामनगर में आगरा फोर्ट तक शुरू हुई अत्याधुनिक ट्रेन। पर्यटक और श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी। तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के 16 नेचर गाइड्स कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के शैक्षणिक भ्रमण पर पहुंचे। 3 दिवसीय दौरे में भ्रमण में सीखा पर्यटन संचालन का तरीका। फायर स्टेशन अल्मोड़ा की टीम ने स्कूली बच्चों को दी अग्निशमन की लाभप्रद जानकारियां। आइए नहीं डालते हैं आज की अन्य खबरों पर। देहरादून में नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नॉर्दर्न रीजन के 7 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री व अधिकारी पहुंचे। बैठक में नॉर्दर्न रीजन के प्रदेशों में हवाई सेवा का विस्तार में होने वाली चुनौतियों पर विस्तार से मंथन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पिछले 10 सालों में हवाई सेवाओं का सबसे अधिक विस्तार हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कितने प्रभावशाली एक एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में अगर हम देखेंगे। आज हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर श्री राम मोहन नायडू जी की अध्यक्षता में देहरादून उत्तराखंड में हमारे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड की आज ये नॉर्दर्न रीजन की बैठक हो रही है। इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इससे निश्चित रूप से इन क्षेत्रों में हवाई सेवाओं को और कैसे विस्तार रूप दिया जाए, कैसे और सुविधाएं बढ़ाई जाएं, कैसे नए एयरपोर्ट्स का विस्तार किया जाए, यात्रियों को अच्छी सुविधा मिले और जो राज्यों की अपनी अपनी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पर भारत सरकार उस पर किस प्रकार से सहयोग कर सकती है, किस प्रकार से उन सेवाओं को और आगे बढ़ा सकती है, उन सभी पर आज यहाँ पूरे दिन भर चर्चा होने वाली है। मैं आज यहाँ राम मोहन नायडू जी को विशेष रूप से उनका धन्यवाद करता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हवाई सेवाएं पूरे देश के अंदर पूरी एक हमारी तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी नागर विमानन सेवाएं बन चुकी हैं और उनका लगातार विस्तार हो रहा है। और इन्होंने होस्ट के रूप में मेजबानी के लिए हमको चुना है। ये इस बात को भी दर्शाता है कि हमारे जैसे जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, हिमालय के क्षेत्र हैं, चुनौतीपूर्ण क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में और सेवाओं को बढ़ाने के लिए गंभीरता से केंद्र सरकार के द्वारा इससे पहले नॉर्दर्न कॉन्फ्रेंस, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन आज पहली बार हमारे मंत्रालय से हमने किया है, ताकि सिविल एविएशन न केवल ये देश का एक मामला है पर अब राज्यों तक विस्तार हुआ है और राज्यों के भी सपोर्ट इसमें और तेज़ गति से आगे बढ़ने के लिए उसके लिए एक कोलैबोरेशन चाहिए। और हमने पिछले 10-11 साल में देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच विचार से, उनके मार्गदर्शन में सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाला क्षेत्र ये सिविल एविएशन आज बना है। 8 से 10% की ग्रोथ रेट से आज हम आगे ले पाए और 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक सिविल एविएशन नेटवर्क इन द होल वर्ल्ड आज भारत हुआ है। तो उसी सोच के साथ एक और सोच है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि हवाई चप्पल से हवाई जहाज का सफ़र ये भी सफल तरीके से आज देश के कोने कोने में लेके जाना है। उसके लिए हमने भी पिछले 1 साल में मेरे केंद्र मंत्री होने के बाद हमने देखा कि जब भी राज्य से मुख्यमंत्री हमसे मिलने आते हैं तो काफ़ी विषय उनका रहता है और काफ़ी उसके बारे में चर्चा करते हैं कि सिविल एविएशन को और ज़्यादा इम्पोर्टेंस के साथ, सिग्निफिकेंस के साथ आगे बढ़ाना है। तो हमने भी सोचा कि इतने सारे विषय अगर राज्य के पास है तो वो हमारे पास नहीं, हमें उनके पास जाना पड़ेगा। तो इसलिए उस सोच के साथ हमने ये रीजनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की है। सबसे पहली बार हो रहा है और आज हमने देखा ये नॉर्दर्न कॉन्फ्रेंस में 7 स्टेट्स हैं, 3 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो उन सब के जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन है बहुत उत्साहजनक रहा है और काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो आज जो मुद्दे होंगे, एक तो सबसे ज़्यादा ध्यान इस पे रहेगा कि कितना एयरपोर्ट्स अभी जो बने हैं उसमें अगर कैपेसिटी एनहांसमेंट करना है, नए टर्मिनल बिल्डिंग बनाएं या फिर नया अगर एयरपोर्ट भी बनाना है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हेलीपोर्ट्स जैसे नॉर्दर्न रीजन में काफ़ी हिमालयाज़ की वजह से यहाँ पे टेरेन के हिसाब से काफ़ी हेलीपोर्ट्स भी बनाने की संभावना है।
तो हेलीपोर्ट्स के संबंध में हमारी तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से क्या क्या मदद राज्यों को हो सकता है और कहाँ कहाँ लोकेशंस में ये हेलीपोर्ट्स बन सकते हैं, इसके ऊपर भी विचार करेंगे। और जैसे आप देखते हैं कि एक एविएशन है कि ये सेक्टर कनेक्ट करती है लोगों को, एक प्रांत को दूसरे रीजन के साथ कनेक्ट करती है। उसके अलावा भी एविएशन में एक इतना पोटेंशियल है कि रोज़गार भी अभी पैदा करने की, एयरपोर्ट के तरफ से हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। और उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से जमौर भेलिया ग्राम के अंतर्गत खेत में जानवरों के लिए चारा लेने गए व्यक्ति पर जंगली जानवर ने किया हमला। व्यक्ति को घायल अवस्था में लाया गया नागरिक चिकित्सालय खटीमा। आपको बता दें कि जमौर भिलैया निवासी दीवान सिंह अपने खेत में जानवरों के लिए चारा काटने गए हुए थे। उसी दौरान किसी जंगली जानवर ने उन पर हमला कर दिया और दीवान सिंह हमले में घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्हें नागरिक चिकित्सालय खटीमा में भर्ती कराया गया। जमौर भिलैया के नागरिक को लाया गया है नागरिक चिकित्सालय खटीमा में, जो कि घायल अवस्था में है, जिसके द्वारा बताया जा रहा है कि किसी जंगली जानवर ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। डॉक्टरों द्वारा उसका प्राथमिक उपचार कर दिया गया, स्थिति सामान्य है और उसको निगरानी में रखा है। वहाँ जंगल के पास खेत है, चारा काटने गए तो वहाँ 2 लोग थे, खेत है पीछे, राग ने हमला कर दिया। ऐसी सूचना मिली मुझे, स्त्री के पिताजी बता रहे थे, मुझे सूचना मिली, काम में जा रहा था, मैं वहाँ काम कर रहा था, वहाँ सूचना मिली तो तुरंत आया। आपका नाम? सुशील। आप जिनको चोट लगा उनका नाम? दीवान सिंह पिताजी का नाम। अरे जा रहे ना जंगल, 2 आदमी रहे, एक आगे रहे मैं पीछे रहूँ, हमें का मालूम हिल शेर है, वो पीछे एकदम जैसे सही से एकदम आया, मार दिया, घास काट ले। अरे जंगल किनारे, अपने खेत के किनारे। आपके खेत में ही थे आप लोग? हाँ। आपका नाम? दीवान सिंह। कनेडी के प्रसिद्ध कालेश्वर मंदिर में आयोजित 4 दिवसीय देवी महोत्सव का देवी रथ यात्रा के साथ समापन हो गया। प्रातःकाल पुजारी दीप जोशी द्वारा मंदिर गर्भगृह में विधिवत पूजा अर्चना की गई। मंदिर में गोदान, कन्या पूजन एवं हवन किया गया। महोत्सव समिति अध्यक्ष डॉक्टर सुधाकर जोशी ने सभी का आभार प्रकट किया। कनेडी कालेश्वर महोत्सव के आज समापन दिवस, चतुर्थ दिवस में प्रातःकाल मंदिर में पूजन अर्चन किया गया और तदुपरांत कनेडी गांव से जवान कालेश्वर मंदिर में पहुंची और उसके बाद विहंगम रथ यात्रा यहाँ पर हुई और साथ ही कौमारी पूजन, गोदान और हवन आदि किया गया। इससे पूर्व लगातार 3 दिन तक हमारे कार्यक्रम आयोजित हुए लगातार और आज समापन दिवस है। अधिकाधिक संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। विदित है कि कालेश्वर मंदिर अपनी ख्याति उसकी दूर दूर तक फैली हुई है। अटूट आस्था और विश्वास क्षेत्रीय लोगों का कालेश्वर मंदिर के प्रति है और यहाँ पर लोग शीश नवाने आए। बहुत अधिक संख्या में लोगों ने यहाँ पर शीश नवाया और साथ ही भाजपा जिला उपाध्यक्ष मोहित पाठक यहाँ पर उपस्थित रहे मुख्य अतिथि के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा द्वारा चंपावत जिले के भाजपा जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशी की सूची जारी होती ही लोहाघाट विधानसभा में भाजपा में बवाल मच गया। लोहाघाट विधानसभा के पूर्व भाजपा विधायक व दिग्गज नेता पूरन सिंह फर्त्याल ने टिकट वितरण को लेकर गहरी नाराजगी जताते हुए बगावती तेवर दिखा दिए। फर्त्याल ने लोहाघाट की पाटन पाटनी जिला पंचायत सीट से भाजपा प्रत्याशी सुनीता जोशी के खिलाफ अपनी बेटी सुष्मिता फर्त्याल को चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया। विधायक फर्त्याल ने पाटन पाटनी जिला पंचायत सीट से अपनी बेटी सुष्मिता के लिए टिकट की मांग कर रही थी, लेकिन पार्टी ने उनकी मांग को अनदेखा करते हुए सुनीता जोशी को टिकट थाम दिया। नंबर 1 तो जो ये बैठक थी पंचायत चुनाव के लेके थी, जिला पंचायत चुनाव के लेके थी। कल प्रदेश में जो है जिला पंचायत प्रत्याशियों के जो सूची में अधिकृत प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने जनपद चंपावत प्रदेश में सूची जारी की। उसके बाद जनपद चंपावत में विशेष तौर पर लोहाघाट विधानसभा के कार्यकर्ताओं पर एक आक्रोश था कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज लड़ने के लिए कार्यकर्ता नहीं है। क्या कांग्रेस से लाके सभी लोगों को लड़ाया जाए, कांग्रेस के लोगों को अध्यक्ष का दावेदार और उनके आधार पर टिकट वितरण किया जाए। जो वास्तविक कार्यकर्ता थे उनकी उपेक्षा की गई और वर्तमान उन लोगों को तवज्जो दी गई जिनने 2022 में लोहाघाट विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध किया और वो लोग कांग्रेस के साथ थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने के बाद उनको
अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया। यही आक्रोश जनता में था, उसी के लिए हमने बैठक आयोजित की और आगे के लिए चुनाव के लिए एक दिशा निर्देश दिए और एक फैसला लिया गया। जो भी भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी हैं जिनने 2022 में पार्टी का काम किया है, उन प्रत्याशी का भारतीय जनता पार्टी और हमारे लोग एज ए पूर्व विधायक हम उनका समर्थन करेंगे। जिन लोगों ने 2022 में पार्टी का विरोध और विधानसभा में मेरा विरोध किया है, उनका हम खुला जो है हम भी विरोध करेंगे। इसमें चाहे किसी हद तक हमें जाना पड़े, हम पार्टी को आगाह करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। और आपके जिला अध्यक्ष गोविंद सामंत, प्रदेश संगठन मंत्री अजय कुमार जी की मिलीभगत से ये कार्य हो रहा है और हम इसका पर्दाफाश करेंगे और इसके लिए संघर्ष करेंगे। और जहां कांग्रेस के प्रत्याशियों को इनने भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी बनाए हैं, उनका विरोध करेंगे। जो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को अधिकृत किया है, उनका हम सपोर्ट करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के जो है निष्ठावान कार्यकर्ता है और इस जिला पंचायत क्षेत्र पाटन पाटनी से कल हमारी पुत्री सुष्मिता भी इसका नॉमिनेशन कराएगी और लोगों ने कहा, क्षेत्र के लोगों ने कहा कि हम एकजुट होकर इसको हम भारी से भारी मतों से जिताएंगे। आगे की प्लानिंग आगे फिर बताई जाएगी। हल्द्वानी नगर निगम में मेयर का चुनाव लड़ चुके ललित जोशी ने नगर निगम अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार नगर निगम अपनी साफ सफाई और नहर नालियों की व्यवस्था देखनी चाहिए, उस निगम के अधिकारी ठेले ठेले में घूमकर शराब ढूंढ रहे हैं। यही नहीं, नगर निगम के पार्षद के पिछले 6 महीनों में एक भी काम नहीं हुए हैं। नगर निगम के पास बजट तक नहीं है। पार्षद अधिकारियों के खिलाफ करने के मजबूर हैं। 6 महीने होने को आ रहे नगर महापालिका को, साफ बात है 6 महीना होने को आ रहे हैं नगर महापालिका के गठन को, 6 महीना पूरे होने को जा रहे हैं। आज तक उन पार्षद जो जनता के द्वारा चुने हुए हैं, अपनी नाली के ऊपर एक जाली डालने तक का पैसा नगर महापालिका नहीं दे पा रही है। काम करने के बजाय नगर पालिका के सारे अधिकारी कर्मचारियों का काम ये वो शाम को कैमरा दिखा दिखा करके ठेलों में शराब ढूंढते फिर रहे हैं। अरे तुम्हारा काम है यार, बजबजाती हुई नालियां पड़ी उनको देखो, पूरी सड़कें टूटी पड़ी उनको देखो, गौवंश जो है लोगों को मार रहा है उनको देखो, गंदगी पूरा शहर गंदगी में उनको देखो, नदी नालियों को देखो, उनका बहाव मोड़ो दूसरी तरफ। यहां देखने के बजाय भर भर करके दाल भात की तरह तुम बांट रहे हो, क्या नाम कहते हैं, नोटिस। अरे जो तुम्हारा काम है उसको करो। और रही बात पार्षदों की, उसकी पार्षद जनता की आवाज है, उनके साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। अगर पार्षदों के खिलाफ अब उनकी लोकतांत्रिक मूल्यों के अंदर उनके खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई करी गई उनके विरुद्ध, तो पूरी तरह से पार्षदों के साथ खड़े हैं। लोकतांत्रिक तरीके से इस चीज का विरोध किया जाएगा। पार्षदों के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। इस तरह से हम लोकतंत्र को खत्म नहीं कर सकते। अफसरशाही को इस तरह से हावी होने का कोई हक नहीं है।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक मुचापुल हल्द्वानी में केंद्रीय प्रबंधन सेल के बैंक अध्यक्ष हरिहर पटनायक द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया। बैंक के अध्यक्ष हरिहर पटनायक ने बताया कि शाखाओं से प्राप्त ऋण प्रस्ताव का बेहतर प्रबंधन और त्वरित निस्तारण हेतु ये कार्यालय अत्यंत उपयोगिता साबित होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत हल्द्वानी एवं इसके आसपास की 19 शाखाओं के ऋण प्रस्ताव का प्रक्रमण कर गुण दोष के अनुसार ऋण प्रस्ताव का निस्तारण किया जाएगा। हाथ बचाओ। भी ऐसा रखा कि कस्टमर बैठे तो हमारा सोशल मीडिया देखने हो। आज जो है यहाँ प्रोसेसिंग सेल बनी है, मतलब एक नया परिसर में आया है। ये लास्ट 1.5 ईयर से चल रही है और ये ख़ास तरह से सारे जो लोन प्रोसेस होते हैं आपके हल्द्वानी के, जो हमारे 19 ब्रांचेस हैं, सारे प्रोसेस यहाँ से होते हैं। एक अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस के साथ, एक यूनिफॉर्मिटी के साथ हो और अच्छे क्वालिटी के लोन हो और बड़े लोन हो। तो उसके चलते संदीप जो है यहाँ के टीम है लीड कर रहे हैं और उनके साथ एक अच्छा टीम है और एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए कर रहे हैं। और रही बात उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक पिछले सालों में भी बहुत अच्छा काम किया था, ख़ास तरह से एग्री और एमएसएमई में, और इस साल भी हमारा टारगेट्स बहुत अच्छे हैं और हम आगे अभी उस पर काम भी कर रहे हैं और अच्छा ये भी हो रहा है। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक उत्तराखंड का अपना बैंक है। ये 1986 से लेके आज तक उत्तराखंड के लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहा है और जैसा कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक भारत सरकार, राज्य सरकार और स्टेट बैंक के शेयर होल्डिंग से बना हुआ है, तो ग्राहकों का विश्वास ही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। हम उसी पे कार्य करते हैं और कस्टमर की सेवा, कस्टमर को सुविधा हो, गाँव तक और शहर तक हमारी शाखाएँ। तो एक इंटीग्रेटेड मॉडल हम गाँव से लेके शहरों तक को निभाने का, कस्टमर की सुविधाओं को, नीड्स को पूरा करने का प्रयास करते हैं और संभव बिल्कुल हमारा प्रयास रहता है कि उत्तराखंड के हर एक ग्राहक को अपनी सेवाएं और जो भी ग्राहक की जो भी फाइनेंशियल बैंकिंग नीड्स हो उस पर आए हमारे साथ जुड़ करके वो हमारे एक्सपीरियंस का लाभ अनुभव करें एंड देन हम डिसाइड करें कि हम बेहतर हैं या नहीं। ये हमारी तरफ से अपील। ग्रामीण बैंक सरकार की समस्त योजनाओं को बैंक की अपनी योजनाओं के साथ वित्तीय समावेशन के माध्यम से आम जन तक बैंकिंग सुविधाओं को पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता के साथ हम महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर स्वावलंबन की ओर को ले जा रहे हैं और आने वाला समय 2047 तक जब भारत विकसित राष्ट्र बनेगा तब उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का भी एक अहम योगदान रहेगा, क्योंकि विकसित भारत का रास्ता ग्रामीण भारत से होकर ही जाता है और ग्रामीण भारत को विकसित रूप में हम अत्यंत सफल बनाएंगे। यही हमारे बैंक का उद्देश्य है, यही हमारे बैंक का लक्ष्य है और हम एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने सारे ग्रामीण आर्थिकी को भी मजबूत करने के लिए तत्पर हैं। मेरा नाम BD नैनवाल है और मैं बैंक के लिए वित्तीय जागरूकता सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मानसून के अलर्ट को देखते हुए डीएम नैनीताल ने हल्द्वानी स्थित देवराड़ी नाले में वन विभाग द्वारा किए जा रहे वायर क्रैक चेक डैम निर्माण, चौपला नहर कवरिंग, रसकिया नाला के चैनलाइजेशन कार्य, GGIC में निर्माणाधीन लाइब्रेरी, फायर सेफ्टी कार्यालय के पास नहर बैरिकेटिंग, गौला पुल एवं अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में गौला नदी पर किए जा रहे भू कटाव रोकथाम कार्य का स्थलीय निरीक्षण, सिंचाई विभाग द्वारा चौफलों में कराए जा रहे नहर कवरिंग कार्य का निरीक्षण के दौरान नहर किनारे दुर्घटना से बचाव हेतु सेफ्टी के कार्य मानक अनुसार नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सिंचाई विभाग के अधिकाशी अभियंता को तत्काल निर्माण कार्य के किनारे व्यू वाटर लगवाए जाने और मलबा सफाई किए जाने के निर्देश भी दिए। बहुत सारे जो आपदा के अंतर्गत हम लोग काम करा रहे हैं, पिछले मानसून में जिन स्थानों पर डैमेज हुए थे उसके बाद उसमें विभिन्न विभागों को अलग अलग लोकेशन पर प्रोटेक्शन वर्क की या मिटिगेशन वर्क के जो धनराशि जनपद से या राज्य सरकार से मिली है उसमें जो भी काम चल रहे हैं धरातल पर उनको हमने देखा। तो पहले देवखड़ी नाले में वन विभाग को हमने कुछ धनराशि दी थी। जो ऊपर से 3 नाले आते हैं उनमें बड़ी फ्लो से पानी आता है, तो वहाँ पर चेक डैम वगैरह लगाने के लिए कुछ डिज़ाइन करवाए गए थे। उसमें 13 चेक डैम लगने हैं जिनमें से 8 पूरे हो गए हैं, बाकी में अभी काम चल रहा है। उसको भी हमने देखा और वहाँ UUSDA की तरफ से कुछ सुरक्षात्मक दीवारों का काम भी कराया जा रहा है, उसको भी निरीक्षण किया है। उसको अगले 10 डेज़ के अंदर फिनिश करने के लिए विभाग को कहा है। साथ में नाले में जो मलबा भरा है जिसको बहकर पिछली बार तपोवन में नुकसान हुआ था, तो उसके चैनलाइजेशन के लिए भी विभाग को मशीनें लगानी है।
तो वो विभाग ने कल से अपनी तैयारी कर ली है मशीन लगाने की। उसका पैसा भी हम लोगों ने पिछले हफ्ते उनको सैंक्शन कर दिया है। इसके साथ पीडब्ल्यूडी के कुछ काम हम लोगों ने देखे हैं। पीडब्ल्यूडी के जो वर्क जहाँ पे अभी नहर के किनारे हादसा हुआ था पिछले 10 दिन पहले लगभग, उसमें एक परिवार की डेथ हो गई थी, काफ़ी दुखद घटना थी। वहाँ पीडब्ल्यूडी कुछ सेफ्टी वर्क्स कर रहा है, क्रैश बैरियर वगैरह के काम चल रहे हैं, उसके लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं, तो उसको भी देखा है। उसकी जो एंट्री और एग्ज़िट है जहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की दीवार भी है, वो भी बड़ा कंजेस्टेड पॉइंट है, और एंट्री जहाँ मेन रोड से होती है वो भी थोड़ा कंजेस्टेड पॉइंट है, तो उसको भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए पीडब्ल्यूडी को कहा है ताकि फर्दर कोई दुर्घटना वहाँ पर ना हो। कॉर्बेट नगरी रामनगर में आगरा फोर्ट तक सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब रामनगर, मथुरा, कासगंज होते हुए आगरा जाने वाली ट्रेनों को रेलवे ने आधुनिक तकनीक से अपग्रेड कर दिया है। ये ट्रेन अब HLB लिंक हॉफमैन बुश कोचों के साथ चलेगी, जो न केवल अधिक सुरक्षित हैं बल्कि यात्रियों को ज्यादा आरामदायक सफर भी देंगे। देखिए, इसमें जो है सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। पहले जो गाड़ियां थी उसके जो है उसमें ब्रेक, जो एयर ब्रेक थे, इसमें डिस्क ब्रेक है। सस्पेंशन उसमें स्प्रिंग सस्पेंशन था, इसलिए इसके सस्पेंशन जो है पहले की तुलना में बेटर है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये एंटी क्लाइंबिंग फैसिलिटी है। इसी कारण से अगर गाड़ी कहीं दुर्घटना होती है यह जो कोच जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगी नहीं। कहाँ से कहाँ तक जाएगी ट्रेन और कहाँ से रुकेगी ट्रेन? जैसा कि आपको मालूम होगा, यह जो है रामनगर से चलकर सप्ताह में 3 दिन चलती है, सोमवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, जो आगरा फोर्ट तक जाती है, और फिर आगरा फोर्ट से दूसरे दिन जो है शाम में चलकर रामनगर सुबह में आती है। सर, इसमें कितने एसी कोच हैं? जी, इसमें यात्रियों को सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है, और टूरिस्ट प्लेस होने के नाते पहले इसमें AC3 के 2 कोच थे, इसे बढ़ाकर अब 5 कर दिया गया है। और स्लीपर और नॉर्मल? जी, स्लीपर के इस समय इसमें 5 कोच हैं, और 4 कोच जनरल हैं, और 1 AC2 है। कितना सुविधा मिलेगी इससे पर्यटकों को? टूरिज्म पैलेस है जी, काफी सुविधा मिलेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टेशन का भी जो है उद्धार, जीर्णोद्धार किया गया है अमृत भारत के तहत, और नए कोच भी यात्रियों को उपलब्ध कराया गया है ताकि उन्हें एक आरामदायक जर्नी महसूस हो सके। हल्द्वानी विकासखंड में 60 ग्राम प्रधान, 39 BDC और 4 जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन के पहले दिन 2 दर्जन से अधिक प्रत्याशियों ने नामांकन भरा, क्योंकि सैकड़ों प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदा। इस दौरान गांव की सरकार बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में महिला उम्मीदवारों की भागीदारी बढ़ चढ़ कर हो रही है, लिहाजा चुनाव में बेहद दिलचस्प होने वाला है। रिटर्निंग ऑफिसर दिनेश सिंह रावत ने बताया कि निर्वाचन संबंधी सभी तैयारियां पूरी हैं। नामांकन पत्र की बिक्री और नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू हो गया है। हल्द्वानी विकासखंड में दूसरे चरण में चुनाव होने और 31 जुलाई को मतगणना होनी है। हल्द्वानी विकासखंड में 2 तारीख से लेकर और 5 तारीख तक नामांकन पत्रों को जमा किया जाना है। उसके बाद 7 तारीख से लेकर और 9 तारीख तक नामांकन पत्रों का स्क्रूटनी होनी है। तत्पश्चात 10 और 11 तारीख को नामांकन पत्र वापस लिए जाने हैं, और 18 तारीख को चुनाव चिन्हों का वितरण किया जाना है। तो सर, किस तरह से लोग आ रहे हैं? आजकल नामांकन शुरू हो गया है। नामांकन शुरू हो गया, लोग बड़े उत्साहित होकर इस बार इस नामांकन में भाग ले रहे हैं, और आशा करते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो। मैं पहले ही प्रधान रह चुकी हूँ। मेरा नाम निशा भट्ट है, ग्राम प्रधान हाथीखाल से, और मैं अब दोबारा नामांकन करने आई हूँ प्रधान के इसमें। और हमने अपने गांव में काफ़ी काम कराए हैं, और क्या कहते हैं, अभी आगे को जीत के फिर और कराएंगे। और अभी ये कोरोना काल के वजह से 2.5 साल तो हमारे वैसे ही जा चुके हैं, और फिर उसके बाद 2.5 साल बचे हैं। 2.5 साल बचे थे, उसके बाद आधा ही काम हो पाया, फिर आचार संहिता लग गई, ऐसे करके अभी बहुत पेंडिंग में काम बचे हुए हैं।
और अब क्या कहते हैं, अब प्रधान बन गए, देखो जनता का सहयोग मिलेगा तो प्रधान बनेंगे तो आगे अपने ग्राम सभा में आगे और कुछ करवाएंगे अच्छा। और लाइट और रोड का ज़्यादा समस्या रहती है और ये गंदे नाला और कूड़े का ज़्यादा समस्या रहती है और बाकी हमारा गांव स्वच्छ है, स्वस्थ है। धन्यवाद। उप जिलाधिकारी रामनगर के निर्देश में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने बुधवार को एक मदरसे का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मदरसे के संचालन संबंधित कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध न होने पर प्रशासन ने छात्रहित में उक्त मदरसे को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। जानकारी के अनुसार दिनांक 3 जुलाई 2025 उप जिलाधिकारी रामनगर के निर्देशन में तहसीलदार रामनगर, सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जसविंदर सिंह, उप निरीक्षक प्रेम बल्लभ जोशी पुलिस विभाग एवं राजस्व उप निरीक्षक राहुल आर्य गोविंद अधिकारी और कैलाश चंदुला की टीम ने गोपनीय सूचना के आधार पर मदरसा मिफ्तुल उलमा जामा मस्जिद परिसर रामनगर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी ने मदरसा प्रबंधन संस्थान के संचालन से जुड़े वैध कागजात प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन मदरसा प्रबंधक दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हुए मौके पर मौजूद अधिकारी ने पाया कि मदरसे का संचालन बिना किसी वैध अनुमति व दस्तावेज के आधार बिना वैध कागजात की शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन पाए जाने पर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते मदरसे को सील कर दिया। महाराष्ट्र के प्रमुख टाइगर रिजर्व तड़ोबा आंध्री टाइगर रिजर्व में 15 दिवसीय नेचर गाइड्स का एक दल 3 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पहुंचा। इस भ्रमण का उद्देश्य कॉर्बेट की सफल पर्यटन प्रणाली और गाइडिंग मॉडल को समझना है ताकि उसे तड़ोबा में भी प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। भ्रमण के दौरान इस दल ने जिम कॉर्बेट के घर छोटी हल्द्वानी म्यूजियम का दौरा किया, जहाँ उन्होंने जिम कॉर्बेट के जीवन और उनके संरक्षण कार्यों को करीब से जाना। इसके बाद उन्होंने उत्तर भारत की पहली आयरन फाउंड्री जो छोटी हल्द्वानी में स्थित है का अवलोकन किया और ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त की। देखो सब जगह आई ये फोटो आपको दे। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो सेंट्रल भारत जो है वहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है तड़ोबा टाइगर रिजर्व, तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व उसको पूरा नाम बोला जाता है, जो कि बाघों की बहुत अच्छी शरण स्थली है और टूरिज्म के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर नेचर गाइड्स जो है उनको हमारे यहाँ की तरह कॉर्बेट की तरह उनको भी उसमें एंगेज किया गया है। वहां से एक नेचर गाइड्स का ग्रुप हमारे पास कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आया है ये सीखने के लिए कि किस तरह से हमारे यहाँ जो टूरिज्म फैसिलिटीज हैं वो कैसे चलाई जाती हैं, जो हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं उनको किस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है और हमारे यहाँ जो नेचर गाइड्स हैं वो किस तरह से उनका जो टूरिस्ट आते हैं उनका ज्ञान में उनको बढ़ोतरी करते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके उनका 3 दिवसीय दौरा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हुआ है। हमने उनका बहुत अपनेपन से वेलकम किया यहाँ पर और हमने उनको कुछ क्षेत्र में जैसे हमारा जो इंटरप्रिटेशन सेंटर है धनगढ़ी में उसकी भी हमने उनको अवलोकन के लिए अरेंजमेंट किया है। मेरा नाम निरंजना आत्राम है। मैं ताड़ोबा में कोर गेट पे गेट का नाम खुटवंडा है। तो हम लोगों का टूर आया है इधर जिम कॉर्बेट में। परसों आए हम लोग। कल हमारा उधर काला डूंगी गांव में घूमना हुआ और छोटी हल्द्वानी जिम कॉर्बेट सर का गांव है तो उधर गए हम लोग। तो पांडे सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी हम लोगों को और स्पॉट दिखाए, जिम कॉर्बेट सर का घर दिखाया, उनके फ्रेंड का घर दिखाया। क्या सुना था कॉर्बेट पार्क के बारे में? कॉर्बेट पार्क के बारे में और जिम कॉर्बेट सर के बारे में हिस्ट्री सुनी थी उनकी, उन्होंने जो किया वो, और उसके बाद जो टाइगर सेव हुए इधर, टाइगर बढ़ गए हैं तो वो सब सुना था। अच्छा सुना था जिम कॉर्बेट के बारे में। वहाँ भी होता है ना, वहाँ भी टाइगर बहुत बढ़ गए हैं तो सब कोर के ज्यादा टाइगर हो गए तो बफर में आते हैं, गांव के पास के एरिया में आते हैं तो वहाँ भी होता है, सुना है वहाँ भी होता है। टाइगर बढ़ रहे हैं, अब सेव हो रहे टाइगर तो वो संघर्ष होना लाजमी है, उसमें कोई शंका नहीं है। बट इधर आके अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। जी, मेरा नाम पवन नक्शिन है। मैं तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से आया हूँ यहाँ पे कॉर्बेट में। जो हमें आज कॉर्बेट टाइगर रिजर्व देखने को मिला है तो कल फर्स्ट डे था हमारा, तो कल हम काला डोंगी गए थे। वहाँ के जो हेरिटेज वगैरह है उसके बारे में हमें जानकारी मिली। हमारे जो गाइड थे मोहन पांडे जी, बहुत अच्छा गाइडेंस किया उन्होंने हमें, काफी कुछ। और पहली बार हम जब आए तो पहली ये जो लोहा बनाने का जो फैक्ट्री मिला है पहली बार यहाँ पे शुरू हुआ, हमें भी पहली बार ही सुनने को मिला है तो काफी अच्छा लगा। कल हम जो हेरिटेज वगैरह देखे तो अच्छा घनत्व में नंबर 1 है ये क्षेत्र, कैसे देखते हैं? जी हाँ, हमने सुना है। यहाँ आने के पहले हमने कुछ बुक से, हमारे तरफ कुछ टूरिस्ट आते हैं यहाँ से भी, उनके तरफ से भी हमें मालूम हुआ कि यहाँ कॉर्बेट में टाइगर का काउंट जो है वो ज्यादा है और कम एरिया में ज्यादा टाइगर है यहाँ पे, ऐसा सुना है। अभी तक तो हमारा सफारी हुआ नहीं है जंगल में भी, देखते हैं आज का दिन है कल का दिन है, हम तो पूरा एंजॉय करेंगे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व क्या टाइगर कैसा दिखता है, हमारे टाइगर में इधर के टाइगर में क्या यानी फर्क कौन सा है, तो ये सब हम ऑब्जर्व करेंगे। मेरा नाम है भाविक चिवंडे।
मैं आरएफओ ताड़ोबा। हम ताड़ोबा टाइगर रिजर्व से है। टाइगर रिजर्व से हमने एक एजुकेशनल, हमारे माननीय एफडी सर है, फील्ड डायरेक्टर, उन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है ताकि कॉर्बेट के गाइड्स और ताड़ोबा के गाइड्स, इनका एक कोऑर्डिनेशन हो, उनमें कुछ वार्तालाप हो और कुछ सीखने को मिले, नया कुछ जो हो रहा है। तो हमने टाइगर रिजर्व से, ताड़ोबा टाइगर रिजर्व से 15 गाइड्स और +1 आरएफओ जो मैं हूँ, उनके साथ यहाँ पे आया हूँ कॉर्बेट में।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। देवेंद्र पिंचा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा दिए जा रहे आदेश अनुसार मुख्य अग्निशमन अधिकारी नरेंद्र सिंह कोन के निर्देशन प्रभारी अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन अल्मोड़ा द्वारा आदर्श जनता इंटर कॉलेज बड़लगढ़ भट्ट अल्मोड़ा का फायर रिस्क निरीक्षण किया गया एवं डेमोस्ट्रेशन कर उपस्थित छात्र छात्राओं को अग्निशमन उपकरणों के संचालन के बारे में जानकारी दी गई। अग्निशमन व्यवस्था के संबंध में अन्य आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ऐसी तमाम सारी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ।